हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मैं योगेंद्र कुमार बात कर रहा हूं आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष 2022 में हमने शुरू किया था। और उसका जो मेन पर्पस था शुरू करने का वो ये था कि जो बच्चे जिनका प्रोफेशन बिजनेस होता है और जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन लेना चाहते हैं या मैनेजमेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उन्हीं के लिए हमने ये बनाया हुआ है एनबीसी नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर। और यहाँ पे जो हम आपको करा रहे हैं वो करा रहे हैं बिजनेस की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये कंप्लीटली एक प्लेलिस्ट है। ये क्या है, यहाँ पे आपको एक कंप्लीटली प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका पार्ट अभी अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 15 चल रहा है। और चैप्टर 15 की थर्ड वीडियो यानी कि चैप्टर 15 का पार्ट 3 यहाँ पे शूट हो रहा है और ऑलरेडी आप इसको देख रहे हो। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 में आपने सीखा पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 8 तक के क्रिटिकल पॉइंट्स जिनके अराउंड आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो या अपना बिजनेस मॉडल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं जो पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 आपको क्या सिखाता है कि रीसेलिंग कलेक्ट डेटा। रीसेलिंग कलेक्ट डेटा भी एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बिजनेस मॉडल है। अगर आप इस तरह का बिजनेस प्लान कर रहे हो तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको यूजर्स की ज़रूरत होती है कि कोई उनका प्रोडक्ट यूज़ कर सके। ठीक है। यूजर्स की जरूरत आप सभी को होती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट यूज करेगा एटलीस्ट वही आपका यूजर्स होगा। तो रीसेलिंग डेटा का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है वो थोड़ा हम समझते हैं। रीसेलिंग कलेक्टेड डेटा का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ या मैं एक स्कूल चलाता हूँ और मुझको ज़रूरत है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स मेरे पास कहाँ से आएंगे, मैं किसी एजेंसी के थ्रू या किसी कॉलेज के थ्रू स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लूँ कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इनका डेटा कलेक्ट कर लूँ और इन पे फिर कंटेंट मार्केटिंग, अच्छे ऑफर्स, फीस कम करके इनको अपनी साइड अपने स्कूल्स में ज्वाइन कराऊँ, एडमिशन कराऊँ। ठीक है। तो ये रीसेलिंग डेटा होता है कि भाई बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है जिनके पास फ्रेश डेटा होता है। वहाँ पे आप अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो आप हर कैटेगरी का डेटा ले सकते हो, लाइक्स आप स्टूडेंट्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं उनका, या कोई एमएलएम कंपनी का अगर डेटा लेना चाहो तो उनका। ये बहुत सारी एजेंसीज ऐसी होती है जो आपको एक अच्छा और फ्रेश डेटा प्रोवाइड करती है। और जिसके बदले ये जब ये आपको डेटा देती है तो उसके बदले कुछ पैसा आपसे चार्ज करती है। तो क्या आपका बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि आप रीसेलिंग कलेक्टेड डेटा को सेल करना चाहते हो? अब इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इस डेटा को आप मल्टीपल जगह सेल कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने स्टूडेंट्स का डेटा खरीद लिया तो सिर्फ उसी को ज़रूरत है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको स्टूडेंट्स के डेटा की ज़रूरत होती है, लॉयर्स के डेटा की ज़रूरत होती है, एमएलएम इंडस्ट्रीज़ के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, नौकरी करने वालों को नौकरी की ज़रूरत होती है ना। तो प्लेसमेंट से क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो जॉब करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में करते हैं, अलग अलग उनके फील्ड होते हैं, जैसे अकाउंट्स में अलग, मेंटेनेंस में अलग। तो आप इस डेटा को भी रीसेल करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट है ट्रांजैक्शन फीस और 11वां है यूज बेस्ड। थोड़ा सा इसको समझ ले ध्यान से कि ट्रांजैक्शन फीस क्या होती है और यूज बेस्ड बिजनेस मॉडल क्या होता है। मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको बता देता हूँ। ट्रांजैक्शन फीस और यूज बेस्ड बिजनेस मॉडल कॉमन बिजनेस मॉडल ही होता है एक तरीके से। यहाँ पे आप जितना यूज करोगे किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विसेज को, आपको उतना ही पैसा देना है। लाइक जैसे मान लो आपने देखा होगा घरों में पहले गैस का सिलेंडर जाया करता था। ठीक है। अब गैस का सिलेंडर हटा के डायरेक्टली पाइपलाइन लग गई है और आपके पास गैस जाती है सीधी, आप उसको ओपन करते हो, मतलब मीटर लग जाता है और वहाँ से आप ओपन करते हो और जितने भी महीने में आप बिजली गैस यूज़ करते हो उतना आपके पास बिल आ जाता है।
ऐसे ही बिजली को ले लो आप। तो यहाँ पे ये यूज बेस्ड बिजनेस मॉडल होता है कि आप अपना कोई प्रोडक्ट या अपनी कोई सर्विस या अपना कोई सोल्यूशन बंदों से यूज करा रहे हो और जितने टाइम के लिए या जितना भी उन्होंने यूज किया उसके बदले आप उसको बिल भेज देते हो या आप उनसे चार्ज कर लेते हो। ठीक है, तो ये हमारे 10 और 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्या इसके अराउंड आपका कोई बिजनेस मॉडल है जिसको आप करना चाहते हो? आपके पास कोई ऐसी सर्विस हो, कोई ऐसा सोल्यूशन हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आप यूज बेस दे सको। यूज बेस मतलब कि भाई जितना यूज करोगे उतना पैसा दे देना, बाकी कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट 12 है जिसमें सेल फोन प्लान आ जाता है। सेल फोन प्लान की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरीके से जैसे रिचार्जेस, सेल फोन रिचार्ज होते हैं कि भाई अलग अलग कैटेगरी के रिचार्जेस होते हैं, या फिर कुछ दुकानदार होते हैं जो सेल फोन को ऑलरेडी EMI पे सेल करने लगे हैं। पहले क्या था, फोन फुल अमाउंट में मिलता था, इजीली आपको फ़ोन लेने के लिए कंप्लीटली पैसा आपकी पॉकेट में होना चाहिए था, फुल पेमेंट आप करते थे, आपको सेल फोन मिल जाता था। लेकिन अब मॉडल कुछ चेंज हो गया, अब आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो कि आपने कोई 15,000 का 20,000 का कोई मोबाइल लिया और आपके पास 2-3 हज़ार रुपये पड़े हैं, आपने वो दुकानदार को दिए, उसके बदले फिर आपने EMI में कन्वर्ट करा दिया। तो ये कुछ सेल फोन प्लान्स होते हैं, इस तरह के भी बिजनेस मॉडल ऑलरेडी चल रहे हैं छोटे छोटे मार्केट में। तो क्या इसके अराउंड आपका बिजनेस मॉडल है? उसके बाद चलते हैं हम 13 पॉइंट्स पे जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर मैं इस मॉडल की बात करूं तो बहुत कम लोग होंगे जो इस मॉडल को नहीं जानते होंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल्स क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है, जैसे सपोज मान लो आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई सर्विस है, आपका कोई सॉल्यूशन है। अब आपने क्या किया, आपने अपने इस पूरे के पूरे सेटअप को, पूरी की पूरी सिस्टम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। सर्विस, प्रोडक्ट सब कुछ सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर बंदा जैसे मान लो मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, उनका पिज़्ज़ा आप कहीं पे भी खा लो, आप नोएडा की भी खा लो, आप गुड़गांव खा लो, आप कहीं पे भी A to Z उनका पिज़्ज़ा खा के देख सकते हो या उनका बर्गर खा के देख सकते हो, टेस्ट सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मॉडल है। वहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी से या प्रोडक्ट के डिज़ाइन से उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो सेम एज इट इज़ बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कि मालिक एक ही होगा और उसने अपनी एक दुकान को 10 दुकान में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? जैसे मान लो कंपनीज बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी मॉडल में चलती है ऑलरेडी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं चलती है। एक्चुअली मैं गलत बोल गया। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है, जैसे मान लो उनको तो प्लांट ही लगाना होता है, वो किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देती। जैसे अब यामा कंपनी है, यामा किसी को फ्रेंचाइजी थोड़ी देगी कि भाई मेरी बाइक आप बना दो। अगर उसने बाइक बनाना दे दिया किसी को तो वो तो सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें फॉर्मूला और सारी चीज़ें, पूरा का पूरा सेटअप उस बंदे का रहता है जो ओनर होता है, और उसी के नाम से वो फ्रेंचाइजी डिलीवर की जाती है। आप उसमें अपना नाम भी नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बड़े ब्रांड की एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो और सब कुछ उसका रहता है। बस आपका अगर कुछ रहता है तो आप उस ब्रांड से मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है उससे आप पैसा कमाते हो। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि भाई आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर पैसा कमाना चाहते हो। क्या इसके अराउंड आपका बिजनेस मॉडल है? तो ये 13 पॉइंट था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत जगह चल भी रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा दे के और उस ब्रांड के थ्रू ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम 14 पॉइंट्स के ऊपर। 14 पॉइंट जो है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ जाता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें सारे काम वो खुद नहीं कर सकते, वो कुछ आउटसोर्स लोगों को रखते हैं कि वो उनका काम कर दें। जैसे मान लो सपोज कोई मदर डेयरी की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मदर डेयरी जैसे कोई कंपनी है, या जहाँ बड़े बड़े बॉयलर्स होते हो, जहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है और वो एम्प्लॉय नहीं रखना चाहती, एम्प्लॉय पर उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं। वो क्या, कुछ ऐसी छोटी कंपनीज को वो टेंडर दे देते हैं, वो काम दे देते हैं, जहाँ पे उनकी कॉस्ट भी कम आ जाती है और दूसरे बंदे को उस ऑपरेशन का कुछ पैसा मिल जाता है। मान लो जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ,
आजकल मनी प्लांट्स का एक बिजनेस बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, मनी प्लांट्स। यानी कि आपने देखा होगा जो एम्प्लॉयज़ कंपनीज में काम करते होंगे, वहाँ एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो पौधे चेंज करने आता होगा। मतलब उसकी नर्सरी कहीं और है, उसकी एक नर्सरी है जहाँ पे वो अच्छे अच्छे पौधे उगाता है। और कंपनीज क्या करती है, भाई वो तो अपने यहाँ पे पौधे नहीं उगा सकती ना, तो उन्होंने क्या अपने कंपनी को सजाने के लिए आउटसोर्स कर दिया उस मनी प्लांट्स वाले बंदे को ये चार्ट दिया कि भाई आप एक काम करना, मेरी कंपनी में लगभग 400 पौधे आपको वीकली रिप्लेस करने हैं या मंथली रिप्लेस करने हैं, कोई सूखना नहीं चाहिए, उसमें प्रॉपर पानी जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वो बंदा वीकली आता होगा या मंथली आता होगा, वो बंदा आता है, पौधे को अच्छे से पानी दे के जाता है, अगर कोई पत्ती बेकार हो जाती है उसको कट करके जाता है, अगर कोई पौधा चेंज करना होता है तो उस पौधे को चेंज करके जाता है। तो वो बंदा क्या करता है, वो वहाँ पे मेंटेनेंस में काम कर रहा है। यानी कि मेंटेनेंस अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको उसने जो ऑपरेशन है उसका वो सिर्फ प्लांट से रिलेटेड है। जो छोटे छोटे पौधे कंपनियों में ऑफिसों में रखे होते हैं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे ऑफिसों में छोटे छोटे पौधे रखे होते हैं। कभी किसी चीज़ का पौधा, जैसे सबसे ज़्यादा मनी प्लांट्स का पौधा चलता है, जो और बहुत सारे पौधे होते हैं जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं, जो सजावट के लिए होते हैं ऑफिसों की, है ना। एक अच्छा लुक देने के लिए वो पौधे रख दिए जाते हैं। और उसका पर्टिकुलर जो सर्विसेज होती है, जो काम करने वाला बंदा होता है, वो आउटसोर्स कर लेती है कंपनी कि भाई मेरे यहाँ पे 10 पौधे, 20 पौधे, 50 पौधे, 100 पौधे, आपको इनका मेंटेनेंस करना है, इनकी देख रेख करनी है, और इसके बदले आपका जो भी पैसा बनेगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। मान लो पौधा चेंज करा है तो वो उसका पैसा ले जाएगा 20 से 50 रुपये, 100 रुपये पर पौधे के हिसाब से। वो जो मेंटेनेंस करता होगा, जो रिपेयरिंग करता होगा, जो भी चीज़ करता होगा, उसमें भी कुछ हिस्सा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है आपके लिए। तो आपको क्या देखना है, आपको ये जो मैंने 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपको 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, आप जो बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, क्या इन 14 पॉइंट्स के अराउंड आपका बिजनेस मॉडल है। और अगर है तो जिस भी मॉडल से रिलेटेड, जिस भी क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड आपका बिजनेस मॉडल है, आप उस पर टिक कर लेना। आप उस पर टिक करना, और टिक करने के बाद सोचना गहराई से कि जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ उसमें मतलब ग्रोथ कितनी है और उसमें प्रॉफिट कितना है, उसमें उसको कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो या तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है। और अगर आपके पास खुद ही इतनी क्षमता है कि भाई आप कर सकते हो, तो आप ये देखो कि ये बिजनेस मॉडल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनके किस पॉइंट्स के अराउंड आपका बिजनेस मॉडल है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, या जो आप चला रहे हो, या जो आप शुरू करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अब हमारा जो मिलना होगा वो होगा चैप्टर 16, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझोगे प्राइसिंग फ्रेमवर्क के बारे में। यानी कि आपके पास सब कुछ है, लगभग आप 15 चैप्टर तक आ चुके हो। आपको बेसिक, अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो बेसिक नॉलेज आपकी कुछ छूटी नहीं है। अब यहाँ पे प्राइसिंग फ्रेमवर्क को भी आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे जो प्रोडक्ट होंगे, मेरी जो सर्विसेज होगी, मेरे जो सॉल्यूशंस होंगे, जो भी आप सेल करना चाहते हो मार्केट में, उसका प्राइसिंग फ्रेमवर्क कैसा होगा। ठीक है, तो अब जो आपकी क्लासेस चलेगी वो चलेगी चैप्टर 16 का पार्ट 1। ये चैप्टर 15 का पार्ट 3 आपको ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच।